वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 31 मई 2021 और 31 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और वीडियो को जहां तक है लाइक कर दो। जिस विद्यार्थी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके और वापस सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबाओ, आपके पास नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के 31 मई के। देखो, 29 मई को वीडियो नहीं मिला था और 30 को वीकली टेस्ट था, तो एक साथ सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सांसद जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी जिसका शॉर्टकट में नाम है आईपीयू की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। राजस्थान की वह सांसद जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू की स्थायी सदस्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो हमारे राजस्थान की सबसे चर्चित सांसद दिया कुमारी को नियुक्त किया गया है। तो दिया कुमारी, पूरी चर्चा देखते हैं। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद दिया कुमारी को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। बहुत बड़ी बात है जब इतनी बड़ी संस्था के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई इकाई है, कोई संस्था है, अगर उसका कोई सदस्य मनोनीत किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो सांसद है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चर्चा में आएगा। तो राजस्थान के हमारे राजस्थान में 25 लोकसभा सांसद है, उनमें से 25 में से दिया कुमारी जो राजसमंद से सांसद है, उन्हें स्थायी नियुक्त किया गया है। अब देखिए, बात आती है, ये एक राजनीतिक मंच है आईपीयू, ठीक है। क्या है ये आईपीयू? एक वैश्विक संगठन है, यानी विश्व स्तर का संगठन है जो राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए एक स्थायी मंच है। यानी राजनीतिक जो है, राजनीतिक क्षेत्र से बहुपक्षीय यानी अपने अपने पक्ष को रखने का एक स्थायी मंच है। 179 देशों के सांसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और भारत भी इसका सदस्य है, ये ध्यान रखना। फ्रांस और यूके के द्वारा 1889 में इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये पूरी कहानी आ गई। ये है क्या? अपने 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 देश के राजनीतिक मामलों को रखने का एक मंच है। यहाँ पे स्थायी उसमें सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। टोटल 179 देशों का ये सांसदों का अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी सांसद सांसद शामिल होते हैं। तो भारत की तरफ से शामिल होने वाली है दिया कुमारी, इसलिए ये चर्चा में हो जाती है। तो तस्वीर आप जरूर देखिए इस शख्स की जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई के अंदर स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे राजसमंद जिले की सांसद दिया कुमारी। तो पहले भी कई बार ये चर्चा में रह चुकी है, राजसमंद की सांसद दिया कुमारी। तो अब आपको लगभग ये हर बार किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में रहती है, तो आप इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला, राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में किस कार्यक्रम के तहत अध्ययन करवाया जाएगा? आपको पता है पिछले 2 सालों से इस कोरोना वायरस की वजह से जो कॉलेज है उसमें पढ़ाई अस्त व्यस्त हो चुकी है और लगभग आपको पता है छोटी कला ये जो शुरुआत की प्रथम ईयर द्वितीय ईयर इनको तो प्रमोट किया जा रहा है, कईयों को तो पता ही नहीं चला उनकी सीधी डिग्री होने जा रही है। तो राजस्थान के जो सरकारी कॉलेज है उसमें किस कार्यक्रम के तहत अध्ययन करवाया जाएगा? तो ज्ञान दूत प्रोग्राम के तहत अध्ययन करवाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्ञान दूत प्रोग्राम के तहत ग्रीष्म अवकाश के दौरान, अब ये ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, 9 जून से 30 जून तक ऑनलाइन लाइव क्लास लेने का मौका मिलेगा। यानी 9 जून से लेकर 30 जून तक ऑनलाइन लाइव क्लासें मिलेगी। यूजी पीजी के छात्रों को हर विषय के 20 मुख्य टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों से स्वैच्छिक रूप से क्लास लेने को कहा जाएगा। स्वैच्छिक जिसकी इच्छा है, लाइव क्लास से ऑनलाइन कंटेंट तैयार करके चैनल पर अपलोड किया जाएगा। यानी ज्ञान दूत प्रोग्राम के तहत जो सरकारी कॉलेज है उनमें इस ज्ञान दूत प्रोग्राम के तहत क्लासें ली जाएगी, अलग अलग टॉपिकों की क्लासें ली जाएगी, अलग अलग टीचरों से क्लासेस ली जाएगी और स्वेच्छा से ली जाएगी। उसके बाद में वो ऑनलाइन कंटेंट तैयार हो जाएगा और चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे बच्चे घर बैठे भी देख सकते हैं। तो सरकार लगातार प्रयासरत कर रही है ज्ञान दूत प्रोग्राम। इससे पहले आपको पता है 9वीं 10वीं 12वीं है या छोटे बच्चों के लिए स्माइल प्रोजेक्ट चलाया था। ये पेपर में आएंगे, ध्यान रखना। स्माइल प्रोजेक्ट कब चलाया था? तो स्माइल प्रोजेक्ट ध्यान रखना, स्माइल जो प्रोजेक्ट चलाया था वो 13 अप्रैल 2020 को चला था। 13 अप्रैल 2020 को स्माइल 2.0 भी चला था। इससे पहले शिक्षा वाणी कार्यक्रम भी चला था 11 मई 2020 से 30 जून तक। शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 से लेकर 30 जून तक चला था।
प्रसार भारती ने आकाशवाणी केंद्र पर चलाया था। और उसके बाद में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चला था। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चला था, ये डीडी राजस्थान यानी दूरदर्शन पर चला था। ये 1 जून 2020 को चला था। तो ये दो तीन जितने भी कार्यक्रम कब से चले, किस पे चले, ठीक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब भी कोई काम होता है ना, वो पेपर में पूछा जाता है। और क्षेत्र में पूछे न पूछे, अब की बार ये श्योर जानना, शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो ज्ञान दूत प्रोग्राम के तहत ये करवाया जाएगा। और हमारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में रोज प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो की क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है अगले 2-3 घंटों में। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको क्विज है, पीडीएफ है, और भी जो भी सूचना होती है आपको मिलती रहती है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन और आगामी शैक्षणिक स्तर प्रारंभ करने के सुझाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार के सामने, या कह सकते हैं पूरे भारत के सामने ये समस्या बनी हुई है। तो अब आपको पता है, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाए या न करवाया जाए, आगामी शैक्षणिक स्तर कैसे प्रारंभ हो, इसको सुझाव देने के लिए सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? और जिसको अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत ही खास व्यक्ति है, ये ध्यान रखना। ये कोविड-19 के चक्कर में सरकार उलझन में पड़ गई कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, या जैसे प्रथम वर्ष है, अब द्वितीय वर्ष है, इनको प्रमोट कर दिया जाए। अब इनको तो प्रमोट पिछली साल भी हो गए, जो पिछली साल प्रथम वर्ष में थे वो द्वितीय वर्ष में आ गए। अब वो द्वितीय वर्ष वाले भी प्रमोट होकर तृतीय वर्ष में आ जाए, जिनका 3 वर्षीय डिप्लोमा है, तो वो तो सीधा ही डिग्री प्राप्त कर लेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चला। तो शिक्षा का स्तर तो गिर गया। अब क्या हुआ कि राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का आयोजन करवाए, कैसे करवाए, क्या प्रक्रिया रखें, आगामी शैक्षणिक स्तर कैसे प्रारंभ किया जाए, इसके सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया गया है। और उस किसकी अध्यक्षता में? उस शख्स का नाम याद रखना, डॉक्टर देव स्वरूप की समिति अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। देखिए, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की 70 2020-21 की स्थगित परीक्षाओं के आयोजन और आगामी शैक्षणिक स्तर 2021-22 समय पर प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप के संयोजन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। वो समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उस आधार पर ही जो राज्य सरकार है उसका निर्णय लेगी। आपको पता है राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री का मतलब 3 प्रकार के राजस्थान में मंत्री है। एक तो है प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री, जो गोविंद सिंह डोटासरा है, यानी कहने का मतलब प्राथमिक व माध्यमिक माध्यमिक स्तर का संभालते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री कॉलेज स्तर की जितनी भी काम है वो भंवर सिंह भाटी संभालते हैं, वो मंत्री हैं। और एक मंत्री हमारे बना रखे हैं तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी वाले विश्वविद्यालय, जो भी शिक्षा है और संस्कृत की शिक्षा है उसके मंत्री, तकनीकी व संस्कृत शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग। 3 प्रकार के राजस्थान में मंत्री हैं। तो ये ध्यान रखना, एक समिति। अब इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया कि देव डॉक्टर देव स्वरूप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कांग्रेस सरकार 2018 में बनी थी और 2019 में इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को खोल दिया गया था। पहले इतने दिन बंद पड़ा था। तो और इसके कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर देव स्वरूप। 2 विश्वविद्यालय चर्चित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर, और एक आपने नाम सुना होगा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, जिसके कुलपति ओम थानवी हैं। ये दोनों पेपर में पूछा जा सकता है, कहाँ पे है, इनके कुलपति कौन है। और अब तो डॉक्टर देव स्वरूप समिति, इसके लिए तो समिति गठित कर दी कि पेपर करवाएं, शैक्षणिक स्तर कब से शुरू करें, क्या सिस्टम करें, क्योंकि उलझन में है तो उसको सेट करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले के ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो, केंद्र सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन मित्र योजना हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के कलेक्टर से बात कर उनकी पीठ थपथपाई, और उनकी जो योजना है ऑक्सीजन मित्र योजना, उसको पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। और इससे पहले आपको पता है पिछले साल भीलवाड़ा का जो मॉडल था उसको भी केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया था। बहुत बड़ी बात, हमारे जिलों से, हमारे क्षेत्र से कोई भी सुझाव आता है तो इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। बीकानेर की योजना क्या है ये? केंद्र सरकार ने बीकानेर जिले की ऑक्सीजन मित्र योजना को सहराते हुए इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन मित्र योजना को लेकर बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता की पीठ थपथपाई। अब प्रधानमंत्री ने बीकानेर के कलेक्टर नमित मेहता से बात की है, उनकी योजना के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब ये चर्चा में आ गई। कौन? नमित मेहता, बीकानेर जिला चर्चित
हो गया। ऑक्सीजन मित्र योजना का मतलब क्या? आपको पता है जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट तो लग रहे हैं, सुविधा भी मिल रही है, दान भी दिया जा रहा है, सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन को बचाया कैसे जाए ये भी तो जरूरी है। यानी जिस एक कोई व्यक्ति है उसको ऑक्सीजन की कितनी की जरूरत है, कम या ज्यादा, ये चीजें जरूरी है। तो बीकानेर कलेक्टर ने क्या किया, बीकानेर क्षेत्र में क्या किया कि ऑक्सीजन मित्रों की नियुक्ति कर दी कि जिस व्यक्ति को जितनी ऑक्सीजन जरूरत है उतनी रखी जाए, उसके बाद में वो बंद कर दी जाए, और जिसको ज्यादा जरूरत है वो उसको ज्यादा दी जाए। यानी कम ज्यादा पूरा संतुलन बनाकर हम ऑक्सीजन को बचा सकते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार को ये बहुत अच्छी बात लगी कि इसे पूरे केंद्र सरकार में लागू हो सके। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन बचेगी, जिसको जितनी जरूरत है उतना मिलेगा और जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मिलेगा, इससे ऑक्सीजन में संतुलन बना रहेगा। तो ये योजना ऑक्सीजन मित्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको पता है प्राणवायु, ऑपरेशन प्राणवायु नागौर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने चलाया था, ये भी ध्यान रखना। ऑपरेशन प्राणवायु किस जिले से संबंधित है? नागौर से। ऑक्सीजन मित्र योजना किससे संबंधित है? बीकानेर से। तो मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो बीकानेर जिले के बारे में थोड़ी सी चर्चा में इसी जल्दबाजी में बता देता हूँ क्योंकि टाइम हम 15 से 20 मिनट की ही क्लास रखना चाहते हैं। महाजन क्षेत्र है जो राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। इसके अलावा महाजन की ही बात करें, इसके अलावा महाजन की ही बात करें तो 8 से 21 फरवरी 2021 को भारत और अमेरिका के बीच यहाँ पे युद्धाभ्यास हुआ था। इसके अलावा बीकानेर की बात करें, बीकानेर का पलाना क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक तो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यहाँ पे राजस्थान का तीसरा मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा, इसलिए चर्चा में आ गया। बीकानेर की सांचू पोस्ट पर्यटकों के लिए खोली जा रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आ गया क्योंकि यहाँ पे इंदुमल कोट है, देखो यहाँ इंदुमल कोट है और यहाँ पे तनोट, ये पहले खोली जा चुकी है, अब सांचू पोस्ट को खोला जाएगा, इसलिए चर्चित है। और वन रिपोर्ट देखें, अभी 16वीं वन रिपोर्ट आई है, उसमें अवर्गीकृत वन जो है 6.25% सबसे ज्यादा बीकानेर में है। एक होता है रक्षित वन यानी आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन। रक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में है, संरक्षित वन 12 में है, और अवर्गीकृत वन कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और अभी एक मैंने बताया राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है जिसके कुलपति एच.डी. चारण है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में, प्रथम कोटा में, और इस बीकानेर के जो कुलपति है वो एच.डी. चारण है, ये याद रखना आपको। और राजस्थान का पहला शहर जो खुले में शौच मुक्त हुआ था बीकानेर हुआ था, कौन सा? बीकानेर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। हमारा शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बीकानेर में। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और एक खास हमारे राजस्थान से सांसद है अर्जुन राम मेघवाल, जो केंद्रीय मंत्री परिषद में राज्य मंत्री है। उद्योग कौन से मंत्री हैं? संसदीय कार्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्री है। उनका संबंध भी कहां से है? बीकानेर जिले से है। और बीकानेर के डूंगर कॉलेज को नेक द्वारा ए ग्रेड दी गई। तो ये सारी बातें मैंने करंट की आपको 1 मिनट में रिपीट कर दी बीकानेर की, क्योंकि हर रोज जब भी जिले की बात होती है हम उसको क्लियर करते हैं। अगला, देश का पहला राज्य जिसने दिव्यांगों को नगरीय स्वशासन में मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय किया है। देश का पहला राज्य है जिसने दिव्यांग है उनको नगरीय स्वशासन में मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय किया है, तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में मनोनीत सदस्य के रूप में लेने का निर्णय किया है। अब आपको पता है 74वां संविधान संशोधन 1994, 74वां संविधान, देखो ये 74वां संविधान संशोधन 1993 को पारित हुआ, लागू 1994 को हुआ था, इसलिए 1994 आता है। 73वां संविधान संशोधन 1994 के तहत और भाग 9 अनुसूची 12 के अंदर जोड़ा गया था, और 243 तय के तहत 18 कार्य आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए एक होता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में दो प्रकार की, एक तो स्थानीय स्वशासन जो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, एक है नगरीय स्वशासन। हम यहाँ पे नगरीय स्वशासन की बात कर रहे हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1994 के तहत इसको मंजूरी मिली, और इसमें अनुच्छेद भाग 9 के अंदर, इसमें भाग 9 और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 12 नंबर अनुसूची जोड़ी गई, और कितने काम है? 18 काम जोड़े गए। इसमें 3 प्रकार की संस्थाएं काम करती है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, 3 प्रकार की काम करती है। नगर निगम जो हमारे राजस्थान में 10 है, नगर परिषद जो हमारे राजस्थान में 34 है, और नगर पालिका जो 169 है। ये काम करती है अलग अलग। और ये काम करने, इनका अनुच्छेद पूछा जाता है पेपर में कि इनका अनुच्छेद कौन सा है।
तो याद रखना 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक है। ये पेपर में पूछा जाता है। 243 तय से लेकर 243 यह 6 तक है। इसका अंग्रेजी में पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 16 अंक में और पी में पूछा जा सकता है अंग्रेजी में। ये याद रखना है। 3 प्रकार की नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका काम करती है। तो नगरीय स्वशासन में मनोनीत सदस्य के रूप में निर्णय लेने राजस्थान ने निर्णय लिया है। अब बड़ी बात आती है कि दिव्यांगों के लिए कुछ दिन पहले सरकार ने कॉलेजों में शिक्षण ग्रहण करने के लिए 2000 स्कूटी प्रदान करने की घोषणा भी अभी राजस्थान सरकार ने की है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, निम्न में से राजस्थान के किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान के किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला? रेमन मैग्सेसे, जिसको एशिया का नोबेल कहते हैं, किसको नहीं मिला? डॉक्टर पीके सेठी, अरुणा राय, राजेंद्र सिंह, दौलत सिंह कोठारी। तो उत्तर हो जाएगा दौलत सिंह कोठारी को नहीं मिला। राजस्थान के 3 ही शख्स है, 3 ही लोग हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। किस किस को? देखो, डॉक्टर पीके सेठी को 1981 में मिला था, जयपुर फुट के निर्माता है, जयपुर के हैं। अरुणा राय सूचना के अधिकार के तहत अजमेर की है, सन 2000 में इन्हें मिला। और राजेंद्र सिंह, जिन्हें हम जल संरक्षण वाटरमैन कहते हैं, अलवर इनकी कर्म भूमि थी, सन 2001 में मिला। राजस्थान के 3 व्यक्ति जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, पीके सेठी, अरुणा राय, राजेंद्र सिंह। याद करना, पेपर में पूछा जाता है। और ये शख्स डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी पद्म भूषण 1962 और पद्म विभूषण 1973 में मिल चुका है। ये राजस्थान के जोधपुर जिले के, और वर्तमान में आपको बताया कि दौलत सिंह कोठारी, एक इन्हीं से मिलता जुलता नाम आता है दलवीर सिंह भंडारी। नाम सुना होगा आपने, दलवीर सिंह भंडारी, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हमारे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त है। वो भी बहुत बड़ी बात है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो 3 अब तक राजस्थान के 3 लोगों को मिला है। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय में योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? एक स्थिर कीमतें होती है, एक प्रचलित कीमतें होती है। प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? पेपर में पूछा जाता है। 24.80। जो विद्यार्थी जिनके एसआई है, पटवार है, इसके अलावा आरपीसी कॉलेज लेक्चरर, इन सबकी इकोनॉमिक्स आएगी, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में आएंगे। उद्योग क्षेत्र में 24.80%। अब देखिए, 2020-21 में प्रचलित कीमतों में योगदान उद्योग का 24.80, विनिर्माण क्षेत्र में 9.31 और खनन क्षेत्र में 4.15% रहा। ये सीधे सीधे पेपर में आ सकते हैं आपके पूछना। और अगला, राजस्थान सकल मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर 2020-21 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना रहा? राजस्थान सकल मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर 2020-21 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो याद रखना 29.77 रहा। सीधा सीधा याद रखना 29.77 रहा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन की संभावना कितनी है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन की संभावना कितनी है? तो 271.33 लाख टन। देखिए, आज 29, 30 और 31 एक साथ कुछ क्वेश्चन इकट्ठे आ गए और पूरा डिटेल मैंने बता दिया। थोड़ा सा 5 मिनट आज लंबा वीडियो हो सकता है, वैसे हमारा टारगेट होता है 20 मिनट से नीचे का। तो प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 2020-21 में कुल उत्पादन 271.33 लाख टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष की तुलना में 2.08% अधिक है। ये चीज लगा लेना, कम ज्यादा का पूछा जाता है, हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स के बहुत वीडियो आपको दे दिए। ये क्वेश्चन, अब पिछला वीडियो का क्वेश्चन क्या था? देश का पहला बाजरा अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका उत्तर क्या था? आपका उत्तर क्या था? बाड़मेर था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिया था। और एक क्वेश्चन अब आपके लिए जो छोड़ के जाता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। राजस्थान का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां बनाया गया है? राजस्थान का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां बनाया गया है? खुसखेड़ा अलवर, आरजिया भीलवाड़ा, चौपगाम जयपुर या रामगंज मंडी कोटा में? इसका सही जवाब देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? बावड़ियों का शहर। ये 21 मार्च 2021 के स्टेनोग्राफर में पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बावड़ियों का शहर बूंदी, सीधा सीधा आ गया। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। अचलेश्वर शिलालेख 1285 में लिखा गया था।
दिलवाड़ा 1435 में लिखा गया था और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में लिखी गई थी। इनका तीनों के क्वेश्चन के सन आए थे और सुमेलित करना था। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? तो जयपुर में है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पेपर में आता ही आता है। और उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। 7 क्वेश्चन थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दिए। उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपके लिए क्वेश्चन है उसी पेपर के, अभी तक उसी के चल रहे हैं। एक पार्ट हो रहेगा अभी उसी पेपर के, उसके पूरे हो जाएंगे। दामना आभूषण पहना जाता है। दामना आभूषण पहना जाता है। देखो आभूषण मैं कितनी बार आपको शाम 8 बजे की क्लास में दे रहा हूँ, आभूषण आ रहे हैं ना। और ये क्वेश्चन जैसे अपनी बात कर रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। राजस्थान में अंग्रेजों ने हरबख्श पाल सिंह के साथ संधि कहाँ पे की? ये क्वेश्चन आपको याद होगा थोड़ा बहुत। राजस्थान में अंग्रेजों ने हरबख्श पाल सिंह के साथ संधि कब की? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? सीधा सीधा आ गया। खानवा का युद्ध कब हुआ? ये पेपर में आए थे। और त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये पता तीनों क्वेश्चन कैसे है? इनका क्रम पूछा था कि पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ था और उसके बाद में कौन सा हुआ था। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ये 6 क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और मैं आपको कल के जो विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए थे उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। बहुत शानदार तरीके से कमेंट में जवाब आपके आते हैं। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए। कल के कमेंट के जवाब क्या थे? देखो 28 मई का वीडियो था, उससे पहले हम वो एक दुर्गा प्रजापति का एक कमेंट था। बालकृष्ण मीणा सर जी सुपर, थैंक यू। शेखावत राजपूत बाड़मेर से, राम यादव, मंजू सारण, देवेंद्र यादव, पूजा पुनिया, पुखराज पुनावत, अशोक बारिश। आज मैं सीधे नाम लूंगा बस। निहारिका पुनिया, गुतला देवी, सरवन यादव, हेमलता नागर, सुनीता कचूरा, अंशुल मेहड़ा, पूजा शर्मा, निशा त्रेजा, कंचन समारिया, गरिमा पारिक, नेहा सिंघल, नेहा सिंघल, महेंद्र मोहाल जी के आपके सही जवाब थे। दीपक योगी जी, नवल किशोर, आशा गुर्जर, शीला देवी नमस्ते, बजरंगबली की लाडली, ममता खानवाली, राज राठौड़, सोनिया पनवार, राजेश सोनी, ओम प्रकाश बेरवा जी। इसके अलावा रेखा खीचड़, ममता खानवाली, अमरजीत, गुड्डू बारूपाल, प्रवीण पारिक, दिनेश जांगिड़, नेमीचंद चौहान, सुनीता ढाका, राजवीर गोस्वामी, पंकज शर्मा, लोकेश कुमार वर्मा, आर एस भारवी, प्रियंका मीणा, प्रवीण परिहार, प्रकाश कुमार, राजगोला भरतपुर से, जियोग्राफी राकेश कुमार, राजगोला भरतपुर से, पिंकी शव, हिंदी नेट, सपना कुमारी, कुणाल सिंह, अनिशा बिश्नोई, मोहित सोनी, ईशा शर्मा, मूली चौधरी, एच आर मीणा, आरजी पॉलिस, निकेश सामरिया, अमनिंदर सिंह, रोशनी गहलोत, सुरेश यादव, सोनिया नरवालिया, राज सिंह, दिनेश पूनिया, गुर्जर चेना, गीताराम, नॉलेज विद यू, प्रवीता मेघवाल, वीरम मेघवाल, रुकुमा कुमारी, काव्या जहोड़, जयेश राठौड़, अमित पवार, काव्या जहोड़, संजय गुर्जर, कृष्ण गुर्जर, कैलाश कथावत, कथक, राजगोला जी, पूजा शर्मा और पूजा जाट, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को धन्यवाद। आज मैं स्पेशल आपके इतने नाम ले सकता हूँ क्योंकि आपको पता है गले में थोड़ी मेरी खराबी है, इसलिए मुश्किल से मैं वीडियो दे पाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।